नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पार्ट 6। इस सीरीज में पार्ट 1 to 5 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जरूर चेकआउट करें। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए और इन्वायरमेंटल साइंसेज और इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुरुदक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है, पर गुरुदक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बैबिट इज एन अलॉय ऑफ। बैबिट एक अलॉय होता है किस चीज का? SN, CU, SB या PB? तो एक मिनट। SN मतलब टिन, CU मतलब कॉपर, SB मतलब एंटीमनी एंड PB मतलब लेड। या फिर SN मतलब टिन, CU कॉपर या SB एंटीमनी, या फिर टिन एंड कॉपर ओनली, या फिर कॉपर एंड लेड ओनली। द करेक्ट आंसर इज Babbitt is a white metal alloy that was patented by Isaac Babbitt in 1839. Over time, the term Babbitt has been applied to other similar white metals comprised of tin, copper, and antimony. Lead can sometimes be added in place of the tin. तो ये सभी यूज होते हैं उसमें, सो ए सही आंसर है। ठीक है, टिन, कॉपर, एंटीमनी और कभी कभी लेड, ये सभी मिला के बैबिट एक अलॉय बनता है। Question 2. Which of the following devices complies with the clauseous statement of the second law of thermodynamics? Option A, closed cycle gas turbine, B, internal combustion engine, C, steam power plant या D, domestic refrigerator. Closed cycle gas turbine क्या होता है आप जानते हैं, जिससे गैस के थ्रू टरबाइन, गैस की वजह से टरबाइन मूव करती है। इंटरनल कम्बशन इंजन होता है, ऑटोमोबाइल्स में होता है। स्टीम पावर प्लांट जो होता है, स्टीम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने में मदद मिलती है, जो थर्मल पावर प्लांट में होता है। और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर का फ्रिज है। तो इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है? पहले हम जानेंगे कि क्लॉजियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। The clausius statement of the second law of thermodynamics states that it is impossible to create a device that operates on a cycle and only transfers heat from a colder body to a hotter body. It can also be expressed as, अब ये statement है, इसको कैसे दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है। Heat cannot move by itself from a lower temperature reservoir to a higher temperature reservoir, कि अपने आप heat कभी lower temperature reservoir से higher temperature reservoir तक नहीं जाएगी। Heat transfer can only occur spontaneously in the direction of temperature decrease. और heat transfer जो है spontaneously होता है direction of temperature decrease, मतलब जहां टेम्परेचर, जैसे दो बॉडी आपने रख दी, तो हीट ट्रांसफर कैसे होगा? जो बॉडी ठंडी है उधर गर्मी जाएगी, ये नेचुरल प्रोसेस है। और अगर उल्टा हो रहा है कि जिधर बॉडी गर्म है उधर ही हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़ेगा, वो स्पॉन्टेनियसली, वो नेचुरली नहीं होगा। और इस प्रिंसिपल पर फॉलो करता है कौन सा डिवाइस? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर जो फ्रिज है लगातार ठंडा होता रहता है, तो ये अपने आप नहीं होता है, उसके लिए आपने उस तरह की अरेंजमेंट की है कि फ्रिज ठंडा हो सके हमेशा ही, जबकि उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है तभी भी। ठीक है, तो ये होता है आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. Ionization potential employed in the industrial electrostatic precipitator is of the order of. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? थर्मल पावर प्लांट के एक स्टैक में एक डिवाइस लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रिकल करंट दिया जाता है, जिसकी वजह से जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो चार्ज होके और उनका सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे चिपक जाता है। यही होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इट्स अ चार्ज इंस्ट्रूमेंट that attracts suspended particulate matter from flue gas in any exhaust thermal power plant. ठीक है, अब कह रहे हैं कि उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का? 30 to 70 किलोवोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट, 30 to 70 किलोवोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट, 10 to 40 किलोवोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट या 10 to 40 किलोवोल्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट। सही उत्तर है 30 to 70 किलोवोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वहां दिया जाता है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या डिफरेंस है वो हम एक और वीडियो में जानेंगे। आंसर इज ए। मेरी आवाज के लिए माफी चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following hardness tests uses the principle of measurement of depth of indentation
for obtaining the hardness of material being tested. तो हार्डनेस ऑफ मटेरियल बीइंग टेस्टेड, हार्डनेस टेस्ट की बात हो रही है. कौन सा इसमें ऐसा टेस्ट है जो कि प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, की इंडेंटेशन मतलब क्या होता है, डेंट लग जाना. किसी भारी चीज से, किसी कड़ी चीज से अगर कोई चीज टकराएगी तो उसमें निशान पड़ जाता है, दब जाता है, डेंट लग जाता है. तो उस प्रिंसिपल को उस चीज की हार्डनेस टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कोई पतला सा एल्यूमिनियम का चदरा है, उस पर कोई लोहे की बॉल मार दी जाए, लोहे की बॉल हार्ड है, तो एल्यूमिनियम का जो चदरा है वो क्या होगा, उस पर डेंट लग जाएगा ना, वो दब जाएगा. तो वही. तो कौन सा टेस्ट होगा, ब्रिनेल टेस्ट, रॉकवेल टेस्ट, बारकोल टेस्ट या विकर्स टेस्ट? सही उत्तर है ब्रिनेल टेस्ट. अब ब्रिनेल टेस्ट के बारे में जानेंगे. द हार्डनेस ऑफ अ मेटल और अलॉय measured by hydraulically pressing a hard ball under a standard load into the specimen. तो एक हार्ड बॉल है, उसको किसी स्पेसिमेन में दबाया जाता है, तो उससे उस स्पेसिमेन का हार्डनेस पता लगता है. ठीक है, आंसर इज ए. क्वेश्चन 5. कंसीडर द फॉलोइंग. मॉइस्चर शुड बी रिमूव फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट्स टू अवॉइड. अब मॉइस्चर हटाना चाहिए रेफ्रिजरेंट से. क्यों हटाना चाहिए? टू अवॉइड 1. कंप्रेसर सील फेलियर, 2. freezing at expansion valve, 3. restriction to refrigerant flow, या 4. corrosion of steel parts. कंप्रेसर होता है फ्रिज में, उसमें सील होता है, उसका फेलियर हो सकता है मॉइस्चर से. यस. फ्रीजिंग एट एक्सपेंशन वॉल्व, और अगर ज्यादा मॉइस्चर है तो जो एक्सपेंशन वॉल्व है वहां पर बर्फ जम सकती है, वहां पर ठंड, वहां पे पानी जम सकता है. 3. रिस्ट्रिक्शन टू रेफ्रिजरेंट फ्लो, रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है मॉइस्चर. और चौथा, कोरोजन ऑफ स्टील पार्ट्स. तो फ्रिज जो होता है वो स्टील पार्ट्स का बना होता है, और अगर वहां ज्यादा मॉइस्चर होगा तो उसका कोरोजन भी हो सकता है. तो ये चारों ही कारण हैं. आंसर इज बी. 1, 2, 3 and 4. ऑल ऑफ दीज रीजंस आर इंपॉर्टेंट टू टेल अस दैट moisture should be removed from the refrigerants to avoid all of these. ठीक है, आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following statements is true to the two-dimensional flow of ideal fluids? Two-dimensional flow मतलब x and y डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और आइडियल फ्लूइड्स जो कि आइडियली फ्लूइड के सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं, आइडियल फ्लूइड्स. तो आइडियल फ्लूइड्स के टू डायमेंशनल फ्लो के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए. अब ये डायरेक्टली फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है. मैं पहले ही बता दूं कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की, पर मैं कोशिश करूंगी समझाने की. ए. पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट्स इफ स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट्स. बी. बोथ पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन must exist for every flow. 3. Stream function may or may not exist. या 4. D. Potential function may or may not exist. पहले जानिए कि आंसर है बी. Both potential function and stream function must exist for every flow. ठीक है, ये तो सही है आइडियल फ्लूइड्स के टू डायमेंशनल फ्लो के लिए. पर पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है और स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है? आंसर इज बी. In fluid dynamics, potential flow or irrotational flow refers to a description of a fluid flow with no vorticity in it. कि ऐसा fluid flow जिसमें कोई vorticity नहीं होगी. और दूसरा, stream function is a mathematical concept that describes the flow of an incompressible fluid. ऐसा fluid जिसको दबाया ना जा सके उसका flow. तो जो जनरली लिक्विड जो होते हैं वो incompressible fluids माने जाते हैं, ideal fluids. तो उनकी बात हो रही है. क्वेश्चन 7. सुअरेज, SEWERAGE, इसको अक्सर लोग सिवरेज पढ़ते हैं, सिवरेज नहीं, इसको सुअरेज कहते हैं. सुअरेज इज अ टर्म यूज्ड फॉर ए. हाउसहोल्ड एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ओनली, बी. इंडस्ट्रियल वेस्ट ओनली, सी. कमर्शियल वेस्ट ओनली, या डी. इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कवर्स सुएज. सही उत्तर है इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कवर्स सुएज. SEWAGE. सुएज इज लिक्विड वेस्ट दैट कम्स आउट ऑफ सुअरेज. अब हम इसको जानेंगे. आंसर तो हो गया डी, इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कवर्स सुएज. Sewage refers to the waste that is discharged. जो liquid waste discharge हो रहा है पाइपलाइंस के थ्रू, सुअर पाइपलाइंस के थ्रू, उसको कहते हैं sewage. Whereas sewerage और sewers, sewerage और sewers जो भी कह लें, sewerage sewer एक ही बात है. Sewer are the structure that the discharge goes into. तो जैसे कि आपका घर है और आपके घर से जो वेस्ट वाटर है वो निकल के जा रहा है किसी मेन ड्रेनेज लाइन में, तो आपके घर से जो वेस्ट वाटर जिस पाइप में या जिस नाली में जा रहा है ना, उस नाली या उस पाइपलाइन को कहेंगे सुअर्स या सुअरेज. और जो वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उसको कहेंगे सुएज. अंतर समझ गए आप सुअरेज और सुएज में? आंसर इज डी. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, छोटा सा सवाल है, अक्सर गलती करते हैं बच्चे. क्वेश्चन 8. From ecological considerations, the minimum level of dissolved oxygen necessarily in a river or stream is. Okay, ecological consideration मतलब कि concentration, ecological considerations मतलब
जो भी उसमें जीव जंतु रहते हैं उनके सापेक्ष में अगर हम देखें तो कम से कम कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन किसी भी नदी या जलधारा में होनी चाहिए। स्ट्रीम मतलब जलधारा। 6 मिलीग्राम पर लीटर, 4 मिलीग्राम पर लीटर, 2 मिलीग्राम पर लीटर या 5 मिलीग्राम पर लीटर। सही उत्तर है बी, 4 मिलीग्राम पर लीटर। इससे नीचे जब डीओ जाएगा किसी भी रिवर या स्ट्रीम का, किसी भी नदी या जलधारा का, तो मछलियां मरने लगती हैं। आंसर इज बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हरप्पन साइट्स इज इन द। अब ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस भी पिछली बार सिलेबस में था, तो उससे क्वेश्चंस आए थे। हरप्पन साइट्स क्या है? हरप्पन साइट्स वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो साइट्स है वो है। अब वो कहाँ है मैक्सिमम साइट्स, हरप्पन साइट्स कहाँ मिलती है? फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज, नो। मार्शी लैंड्स ऑफ रन ऑफ कच्छ, नो, रन ऑफ कच्छ रेगिस्तान है। सी, अपलैंड ऑफ बलूचिस्तान, नो। द प्लेन ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, करेक्ट। सिंधु घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उसी का पार्ट है हरप्पन साइट्स। ठीक है, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following Rigvedic gods is said to be upholding the cosmic order? अब ये थोड़ा लोडेड सवाल है। अगर मैं होती तो मैं सिंपली इंद्र कहती, पर इंद्र आंसर नहीं है, आंसर है वरुण देव। अब मैंने गूगल किया तो मुझे मिला है, जो मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ। Lord Varuna is the god who has created the laws of the universe and also about human morality. He is the god who can provide immortality to some people. Lord Varuna maintains the cosmic order and also works towards RTA, रता जस्टिस, जो भी है हमको नहीं पता, रता जस्टिस। ठीक है, तो मैं वैदिक ज्ञान तो मैं नहीं रखती हूँ, पर ये था। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करें, उसमें आपके लिए और बहुत उपयोगी वीडियोस और मटेरियल्स हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।